सबकॉन्शियस वो चीजें जो उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर डेवलप हो रही है। जब तक आप बच्चों की बिहेवियर्स में चेंजेस फील नहीं कर पा रहे हो इन छोटी छोटी स्टोरीज के होने की वजह से, तब तक आप एक अच्छे आर्ट के टीचर नहीं बन पाएंगे। अरे सर ये हम तो गंदा बन रहा है, गंदा बन रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने वर्क को बाजू वाले से कंपेयर कर रहे होते हैं। इनका तो बहुत अच्छा बन रहा है, मेरा बन ही नहीं रहा है, मेरे कलर फैल जा रहे हैं, मेरा ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है। अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा आर्ट टीचर भी होगा। एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत सारे और भी स्किल सेट्स चाहिए होते हैं। आपका आर्टवर्क अगर अच्छा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आप टीचिंग लाइन में भी अच्छा कर सकते हो। इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो एज एन आर्ट टीचर अच्छा बनने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजों को भी आप स्पेशली ध्यान दें। आज ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ वो सारे आर्ट टीचर्स के लिए और उनके लिए भी जो आगे चल के आर्ट टीचर के रूप में ग्रो करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन आर्ट टीचर्स के लिए बना रहा हूं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हर एज लेवल पे चीजें बदल जाती हैं, स्किल सेट्स बदल जाते हैं, अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो बच्चों को आर्ट टीचिंग्स दे रहे हैं, ड्राइंग पेंटिंग सिखा रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, अगर आप आर्ट टीचर हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। आप ऑटोमेटिकली एक बेटर आर्ट टीचर बन पाएंगे। और वो सारे लोग जो आगे चल के आर्ट टीचर बनना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा ताकि ये सारी गलतियां आप फ्यूचर में ना दोहरा दें। तो ध्यान से इन पूरे पॉइंट्स को सुनिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि आर्ट टीचर की जर्नी बहुत बड़ी होती है। प्रोफेशनल लेवल पे आर्ट टीचर बनने के लिए जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो हम एक बेहतर आर्ट टीचर के रूप में आगे बढ़ पाते हैं। प्लस आर्ट टीचिंग लाइन में बहुत बड़े लेवल पे प्रोफेशनलिज्म पाया जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने स्किल सेट्स के ऊपर रेगुलर काम कर सको, ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड कर सको। आज हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे 9 मिस्टेक्स, ऐसी 9 गलतियां जो आप हो सकता है कर रहे हो एज एन आर्ट टीचर या आगे चल के करो। तो इन 9 मिस्टेक्स को ध्यान से सुनिएगा और अवॉइड करिएगा ताकि आप एक बेहतर आर्ट टीचर बन सकें। शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहली गलती जो आर्ट टीचर्स ज्यादातर करते हैं वो है कि वो फंडामेंटल्स को, प्रिंसिपल्स को अवॉइड कर देते हैं। आपने मेरी वीडियो अगर आप पहले देखी है तो आपने जाना होगा कि मैं बहुत बार फंडामेंटल और प्रिंसिपल की बात करता हूँ। फंडामेंटल और प्रिंसिपल हर लेवल पे अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो उनका फंडामेंटल, उनको सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बड़ों को सिखाने का तरीका अलग होता है। कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन रहा है, कोई पेंटिंग सेल कर रहा है, हर लेवल पे फंडामेंटल और प्रिंसिपल काम आते हैं और हर किसी को सीखना पड़ता है। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाने का स्टार्ट करते हैं तो ज्यादातर आर्ट टीचर को ये लगता है कि यार बच्चे तो हैं, इनको डायरेक्टली हम फूल बना के दे दें या मछली बनाना सिखाएं या बेसिक्स छोड़ देते हैं, सिंपल शेप्स और ये सारी चीजें बताना बंद कर देते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चों को एक बार के लिए मजा जरूर आता है, शुरू में बच्चे बोर नहीं होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उन बेसिक्स को अवॉइड करने की वजह से लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। वो बच्चे अगर 1 साल 2 साल आपके पास कोई क्लासेस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा आपको दिखेगी नहीं। शुरू में अगर एक बार अट्रैक्ट करने के लिए आप नई नई चीजें बता सकते हो, लेकिन बेसिक्स को अवॉइड किया आपने, शेप, सिंपल चीजों को, जो बेस लेवल की चीजें हैं, लाइंस, एंगल्स, इन सब चीजों को अगर आपने सही से नहीं समझाया शुरू में, तो उनको बाद में तकलीफ होगी, बाद में उनकी ग्रोथ नहीं दिखेगी और इस वजह से लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जरूरी है जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं उनकी ग्रोथ हो, क्योंकि उनकी ग्रोथ होगी, उनके आर्ट स्किल डेवलप होते हैं, तब एज एन आर्ट टीचर भी आप ग्रो हो पाते हैं और ज्यादा सेटिस्फाइड होकर काम कर पाते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें कि बेसिक्स को छोड़ दें जस्ट बिकॉज बच्चे को बहुत बोरियत लग रही है या कैसा लग रहा है। ये आपके ऊपर है कि उनका इंटरेस्ट कैसे बना के उनको बेसिक्स को समझाना है, सिखाना है, प्रिंसिपल्स की बातें, फंडामेंटल्स की चीजें उनको पहले सिखानी है। पिछले 7 सालों से मैं प्रोफेशनली आर्ट टीचर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। ऑफलाइन, ऑनलाइन हजारों लोगों को मैंने आर्ट लेसन दिए हैं, यूट्यूब के थ्रू हजारों लाखों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, स्पेशली जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मैंने काफी साल तक दिया है, और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है जो अक्सर आर्ट टीचर करते हैं वो ये कि एक टाइप की ड्राइंग बना के हर बच्चे को दे देना कि सभी इसी को बनाओ ताकि हमारा मेहनत बच सके या हमारा टाइम थोड़ा बच सके। ये गलती कभी मत करिएगा। अगर आप आर्ट टीचर के रूप में बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। कुछ बच्चे ड्राइंग में थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जल्दी, कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये हमारे स्कूल की कोई पढ़ाई नहीं है कि क्लास में सब बच्चे एक साथ बैठे हैं, सबको एक ही टाइप से पढ़ा दिया गया, किसी को समझ आए नहीं आए, एग्जाम दिया, फेल हुआ, पास हुआ, उस टाइप का जो थॉट है वो नहीं चलता है आर्ट क्लासेस में।
आपको समझना पड़ेगा कि कौन से बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको अगर आप सिंपल दोगे तो वो चैलेंजिंग फील नहीं करते, बोर हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत कमजोर हैं ड्राइंग करने में, उनको आप चैलेंजिंग वर्क दोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन दोनों टाइप के बच्चों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा कस्टमाइज, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 15 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 15 के 15 बच्चों को आपको अलग अलग ड्राइंग या अलग अलग चीजें सिखानी है। आपको कैटेगराइज करना है कि इसमें से 4 बच्चे कौन से लेवल पे हैं, इसमें से 3 बच्चे कौन से लेवल पे हैं। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो एज एन आर्ट टीचर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप समझ सके कि किस तरीके के बच्चे कौन से हैं और उनको उस हिसाब से सिखाओ, ताकि वो बच्चे जल्दी ग्रो कर सकें, सीख सकें। जो कमजोर बच्चे हैं उनकी भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, वो भी स्ट्रांग हो सके आर्ट की फील्ड में, और जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं वो भी और ज्यादा चैलेंजिंग काम को ले सकें और इंटरेस्ट के साथ उसको सीख सकें। तो सेकंड मिस्टेक जो मैक्सिमम आर्ट के टीचर कर रहे हैं कि कस्टमाइजेशन नहीं करना, बच्चों के हिसाब से उनको आर्टवर्क्स नहीं सिखाना। तो वो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सूचना, इस वीडियो में जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, आगे जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसके ऊपर हमने आपके लिए एक फ्री ई बुक भी डिजाइन की है। तो जो पहले 100 लोगों को दी जाएगी, कंप्लीटली फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपको एक गूगल का फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी और भी कुछ सवाल पूछे गए। ये एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि कौन से लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम उनके हिसाब से और चीजें शेयर कर सके, समझ सके कि कितने लोग आर्ट के फील्ड में, आर्ट के टीचर के रूप में आगे चल के और ग्रो करना चाहते हैं, और उनके लिए और भी चीजें मैं आगे चल के फ्यूचर में डिजाइन कर सकूं। इसलिए ये एक फ्री फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपको दिया गया है। मेक श्योर कि ये फॉर्म को आप फिलअप करिएगा। पहले जो भी 100 लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी में हमारी टीम की तरफ से एक फ्री ई बुक भी भेजा जाएगा आज जो लेसन है उसके ऊपर, सो दैट उस ई बुक को आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आप अपनी आर्ट क्लास में उसको रख भी सकते हैं, ताकि आप अगर इन पॉइंट्स को बाद में रिफर भी करना चाहें तो आप पॉइंट्स को बार बार देख भी सकते हैं। तो पहले 100 लोग जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनको हमारी टीम की तरफ से एक फ्री बुक भेजा जाएगा। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। टीचर का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम सिर्फ बच्चों को बैठा लें, हमारे पास बच्चे ज्वाइन कर ले और हम उनको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी ड्राइंग सिखा रहे हैं, कुछ भी स्केचिंग करा रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो आप हड़बड़ाते हो कि इसको ये सिखाना है, कल उसको दूसरा ड्राइंग दूंगा नहीं तो उसके पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे, ये सारे थॉट चलने लग जाते हैं। प्लस बच्चे के मन में ये चीज आने लग जाती है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी चंचल है, उसको नहीं पता कि आर्ट में टाइम लगता है, उसको धीरे धीरे करना होता है। बहुत सारे आर्ट टीचर्स को मैंने देखा है कि वो एक कंप्लेन करते हैं। मैंने बहुत सारे आर्ट टीचर्स के साथ भी काम किया है जो इनिशियली बच्चों को सिखाना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज कही कि सर हमने ना ड्राइंग क्लास शुरू कर दी, लेकिन ये बच्चे ना बदमाश बहुत हैं, ये लोग मानते ही नहीं है बात। बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे आपका कर्तव्य है कि आप कैसे उन बच्चों को हैंडल कर रहे हो। ये भी एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी समय के साथ साथ। और बच्चे बदमाशी करते हैं, उनका वो धर्म है, उनका वो नेचर है, उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, वो एज एन आर्ट टीचर आपका कर्तव्य है। तो इस जगह पे जरूरी है कि आप बच्चों को शुरुआत से ही कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स बीच बीच में हंसी मजाक में, कहानी के रूप में आपको उनको बताते रहिए, स्पेशली पेशेंस के बारे में। ओके, उनको आप बड़ों की तरह कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताओगे कि बेटा पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, लाइफ में तो ऐसा होना चाहिए, वैसा, ऐसे नहीं समझेंगे। आपको प्यार से, हंसी मजाक में, छोटे छोटे तरीके से आपको बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे आर्टवर्क कर रहे हैं, एक बच्चा बहुत हड़बड़ा रहा है, तो आप किसी एक पर्सन का एग्जांपल देते हो, या किसी पर्सन को कोई अगर साथ में अगर मान लो 15 बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप एक पर्सन जो धीरे धीरे चीजों को धीरे धीरे कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो आप उसकी थोड़ी तारीफ कर देते हो। ओके, बिना किसी और की बुराई किए एक पर्सन की तारीफ कर देते हो, क्योंकि वो अच्छे से संभल के, क्लीन होके, चीजों को साफ सुथरे तरीके से, डिसिप्लिन मैनर में, थोड़ा पेशेंस के साथ कर रहा है, हड़बड़ा के नहीं कर रहा है। तो उससे एक मैसेज जाता है बाकी बच्चों में सबकॉन्शियसली कि हाँ, सर ने इनकी तारीफ की, मैडम ने इनकी तारीफ की, तो हम भी थोड़ा देख देख के समझ के करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही सेम चीज आपको कॉपी नहीं करनी है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे बच्चे सीखते हैं, और वहां पे आप बच्चों को बोलोगे बेटा ऐसे कर वैसा कर, तो वो ज्यादा काम नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में ज्यादा इंपैक्ट जाता है बच्चों में। खासकर बड़ों को तो आप बोल के सिखा सकते हो, बोल के समझा सकते हो, लेकिन बच्चों में एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको करना पड़ता है वो चीज। तो आप जब स्केचिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो आप उन चीजों को धीरे बीच बीच में बताते रहते हो कि बेटा इसमें धीरे किया जाता है, इसमें धीरे धीरे बनाओगे तभी वर्क अच्छा बनेगा। क्योंकि कई बार बच्चे कंपटीशन में लग जाते हैं। मैंने आर्ट क्लासेस में बहुत बार देखा है कि बच्चे एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं कि सर ने ये वाला टास्क दिया, सबसे पहले मैंने किया, सर सबसे पहले मैंने किया, वो वाली चीज आ जाती है। तो वहां पे आपको मोटिवेट उनको इस वे में करना है कि पहले जो कर रहे हैं
उनको एनकरेज ना करते हुए उनको एनकरेज करो जो थोड़ा सा टाइम लेके कर रहे हैं लेकिन ठीक से चीजों को सुन के समझ के कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये जो चीज आप शुरू से कल्टीवेट करोगे, बच्चों के अंदर डेवलप करोगे, वो लॉन्ग टर्म में उनके आर्टवर्क को भी इंप्रूव करेगा प्लस उनकी लाइफ को भी इंप्रूव करेगा। और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एज एन आर्ट टीचर प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि आपके वजह से उन बच्चों की बिहेवियर में बहुत एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है, प्लस उनके पेरेंट्स को भी ये दिखेगा कि क्योंकि आर्ट क्लासेस में जाके उनका बच्चा बेहतर हो रहा है, पेशेंस सीख रहा है, तो उसकी वो बिहेवियर उसके बाकी स्टडीज में भी झलकती है। तो अल्टीमेटली आर्ट की फील्ड की अवेयरनेस, आर्ट की टीचिंग की फील्ड की इंपॉर्टेंस भी फैलती है समाज में। तो एक चीज आप सुधार लेते हो एज एन आर्ट टीचर, तो वो छोटी सी चीज समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है लॉन्ग टर्म में। तो ये तीसरी बड़ी मिस्टेक थी जो बहुत सारे लोग करते हैं कि पेशेंस की इंपॉर्टेंस बच्चों को ना समझा पाना। चौथी बड़ी मिस्टेक, ये चीज मैं बहुत ज्यादा मैंने देखा है जब मैंने अपनी क्लासेस रन करनी शुरू की थी, बहुत सारे बच्चों को मैंने टीचिंग दी है एक साथ। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी के लिए एनकरेज आज के टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आर्ट टीचर्स के लिए भी है प्लस थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एज एन आर्ट टीचर आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि आप पेरेंट्स को भी थोड़ा समझाओ इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को एक टास्क दिया, उसमें कलरिंग के ऊपर मैं सिखा रहा था, ओके, ऑयल पेस्टल के थ्रू, कि कैसे आसमान में नीले रंग के अलावा भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, कैसे पिंक के शेड्स होते हैं, येलो के शेड्स होते हैं, ऑरेंज के शेड्स होते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ने कहा अरे सर आसमान तो ब्लू होता है। मैं एक बार शाम को जब आसमान पिंक कलर का था, मैंने उनके पेरेंट्स को फोटो खींच के भेजा, ओके, उस बच्चे को मैं लेके छत पे गया, बाहर लेके गया कि देखो आसमान कौन सा कलर का दिख रहा है। बेसिक चीजें भी पेरेंट्स नहीं समझते हैं कई बार, और जिसके वजह से वो बच्चा भी क्रिएटिव नहीं बन पाता है। एज एन आर्ट टीचर आपका कर्तव्य ये बनता है कि बच्चे को बांधो मत दुनिया के जो तौर तरीके के, आसमान तो नीला ही होगा, घास तो हरा ही होगा, पीले घास भी होते हैं, वो हम एज एन आर्टिस्ट समझते हैं, लेकिन एज एन आर्ट टीचर की भूमिका यहाँ पे आती है कि वो चीज हम कन्वे कैसे कर रहे हैं। आप उनको लड़ के नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी होता है। आप उनको दिखाते हो, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करते हो, लेके जाते हो, देखो आसमान क्या कलर का है, देखो यहाँ पे ये पेड़ है तो ये ब्राउन के साथ साथ कहीं कहीं पेड़ ग्रे भी होता है, पेड़ में कहीं कहीं पे जब वो किसी और मौसम में, पतझड़ के मौसम में थोड़ा ऑरेंजी शेड, थोड़े अलग अलग शेड्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें आप दिखाते हो, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करते हो, सिर्फ उनको बांधते नहीं हो अपने रूल्स रेगुलेशन में। रूल्स रेगुलेशन उन लोगों के लिए ज्यादा यूज आ सकते हैं जो एक तरीके से प्रोफेशनल बन रहे हैं। बच्चे प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं आए हैं, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए, मजे के लिए आर्ट सीख रहे हैं। उनका मजा नहीं छीनना चाहिए। मजा छीन लिए तो प्रोफेशनल कोई बनना चाहेगा भी तो नहीं बन पाएगा। बचपन में आर्ट का मजा नहीं छीनना है, तो उनको आप सिखाओ, बेसिक शेप्स, फंडामेंटल वो चीजें सिखाओ, लेकिन क्रिएटिविटी को हमेशा एनकरेज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार एक बच्चे ने, मैं उनको एक मैंने सिंपल शेप बनाने के लिए, ट्राइंगल आपको बनाना है, एक सिंपल शेप्स के ऊपर मैं कुछ क्लासेस रन कर रहा था। उस बच्चे ने ट्राइंगल बनाया और उसमें से कुछ और शेप जोड़ के बोला सर देखो देखो चूहा बन गया। तो इन चीजों को ऐसे नहीं बोला अरे बेटा क्या कर रहा है, ये सब मेरे को जो मैं बोला वो कर। एनकरेज करो, वाह मजा आया, मतलब एक हंसी मजाक का माहौल आपको रखना है। वो क्रिएटिविटी आपके एनवायरमेंट में होनी चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जब मैं आर्ट क्लासेस रन करता था बच्चों के लिए, तो बच्चे क्लासेस छोड़ के जाते नहीं थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि बच्चे क्लास छोड़ के जाते नहीं थे। 1 घंटे की क्लास है, वो बैठे हुए हैं कि नहीं हम सर के पास बैठे रहेंगे, और सीखना और सीखना। वो जो माहौल था, क्योंकि उस माहौल की वजह से सबको मजा आ रहा था करने में, ओके, वो माहौल बनाना पड़ता है। और जैसे जैसे आप माहौल डेवलप करते हो क्रिएटिविटी का, जहां, क्योंकि हर बच्चा चाहता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपने आप को शो कर पाना कि सर मैंने ना आज ये पतंग बनाई थी, उसको मैंने ऐसे नहीं वैसे बना दिया। उनकी गलतियों को आप बताओ, डेफिनेटली वो गड़बड़ कर रहे तो उनको बताओ कि बेटा इसको ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा दिखता। लेकिन उस चीज में उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ करो, उनको प्रोत्साहित करते रहो, उनको क्रिटिसाइज मत करो जबरदस्ती कि तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है। उनकी गलतियों को इस वे में बताओ कि उस गलतियों को सुधार हो सके, प्लस उनकी क्रिएटिविटी की वहां तारीफ हो सके। एक पर्सन को क्रिएटिविटी के लिए आप एनकरेज करते हो तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एनकरेज होते हैं। वो इस चीज को सोच पाते हैं कि सर अगले बार जब आप टास्क दोगे तो इस टास्क के अलावा मैं और ये ऐसे, इसको ऐसे भी ट्राई करूंगी, इसको ऐसे भी ट्राई करूंगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं जब आप आर्ट टीचर के तौर पे काम कर रहे हो। और इसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैंने पेरेंट्स से बात की है बच्चों के बिहाफ में। पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों। मैं बोला आप रुकिए, ये चीज मैंने बोली है करने, ओके,
ओके, क्योंकि इससे इनकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, क्या होता है इसके पीछे, सब चीज़ मैंने बता भी दिया पेरेंट्स को। तब उनको समझ में आया कि हाँ ऐसे होता है। ओके, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स जो बोलेंगे हम मान जाएंगे। पेरेंट्स आर्ट टीचर नहीं है, आप आर्ट टीचर। आपका कर्तव्य बनता है जो चीज़ आप जानते हैं, जो चीज़ आप समझते हैं, आप उनको भी समझाएं, और जो बच्चे हैं उनको तो समझाना ही। बच्चे खुश भी होते हैं, इंप्रूव होते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, लॉन्ग टर्म में उनकी बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। मैंने ये चीज़ बहुत बार देखा है कि बच्चों को मैंने एक आर्ट से रिलेटेड क्रिएटिविटी के लिए एनकरेज किया, वो बच्चे स्कूल में बाकी प्रोजेक्ट्स अच्छा कर रहे थे। साइंस का प्रोजेक्ट हो, अच्छा बना रहे हैं, कोई नया नया टॉपिक स्कूल में दिया गया है, बच्चे उसको सोच पा रहे हैं कि हम इसको ऐसे बनाएंगे। वो सब कैसे आएगा, जब आप उनको अपने क्लासेस में क्रिएटिविटी के लिए एनकरेज करोगे, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करोगे, क्रिएटिविटी के लिए उनकी तारीफ करोगे, उनको एक्सप्रेस करने का मौका दोगे, उनको गड़बड़ियाँ करने की छूट दोगे, गड़बड़ियाँ उनकी सुधारोगे, लेकिन गड़बड़ियों के लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि उनका टाइम है गड़बड़ी करने का। ओके, उनको दुनिया से बांधोगे नहीं ये सोच के कि यार ये तो ऐसे ही करना था तेरे को, तू ऐसे क्यों किया। वो फ्रस्ट्रेशन अपना नहीं निकालोगे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो कि आपने अभी भी क्लास शुरू की है, बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे नहीं जाना चाहिए। बच्चे खुश होंगे। नो डाउट आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये भी नहीं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, आपके घर का बर्तन तोड़ रहा है और आप खुश होकर देख रहे हो बच्चा क्रिएटिव है। ऐसे भी नहीं करना है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ क्रिएटिविटी करनी है, एक दायरे के अंदर क्रिएटिविटी को एनकरेज करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी क्लास का माहौल अच्छा रहे और बच्चा एनकरेज हो काम करने में, ग्रो करने में, और वो माहौल की वजह से आपके पास और भी स्टूडेंट्स आते हैं। क्योंकि उस माहौल, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप प्रोफेशनली आर्ट के टीचर में बड़ा बनना चाहते हो, आपको चाहते हो कि आप और बच्चों को सिखा सको एक साथ, तो वो माहौल को रेडी करना बहुत जरूरी है। आप एक साथ 50 बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे, टीम रखेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे अपर लेवल पे आती हैं। एक साथ 50 बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे जब तक वो माहौल रेडी नहीं है, जहाँ पे बच्चे अपने आप से चीज़ों को खुद से नहीं कर रहे हैं, तो वो माहौल बनाने में टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको एज एन आर्ट टीचर। बहुत सारे आर्ट टीचर एक और मिस्टेक करते हैं कि आर्ट से रिलेटेड एजुकेशनल बातें, आर्ट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें वो बच्चों को नहीं बताते हैं। ये सोचते हैं बच्चे क्या ही समझेंगे, छोटे से बच्चे हैं, 2 क्लास में 3 क्लास में पढ़ते हैं, इनको क्या ही बताएं। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। जब छोटे बच्चे बैठे होते हैं, आप उनको बताते हो कि बेटा पता है मोनालिसा नाम की एक पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में ना एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, इस पेंटिंग में ना ये खास बात है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, उनको एजुकेशन भी मिलता है, उनको मजा भी आता है स्टोरी सुनने में, और उनको आर्ट में वो चीज़ करने का मन और बढ़ जाता है। हमें क्या लगता है, बहुत सारे आर्ट टीचर क्या गलती करते हैं कि ये सारी बातें तो बड़ों के लिए है, बच्चे थोड़ी इनको सुन पाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे और इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। बस बात इतनी है कि आपको सुनाना आना चाहिए, और वो आएगा कैसे, आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, डेली उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सुनाना शुरू करो। इससे आप भी सीखोगे, आपका भी मेमोरी में वो चीज़ें जाएंगी, प्लस बच्चों को समझाने का तरीका आपका विकसित होगा, क्योंकि ये सारी बातें उनको सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करती है। सुनना इस चीज़ को, सबकॉन्शियस लेवल पे दुनिया का मैक्सिमम जो बड़ा डेवलपमेंट होता है ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। असली ग्रोथ सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। सबकॉन्शियस वो चीज़ें जो उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर डेवलप हो रही है। मैं अगर एक आर्टिस्ट के बारे में, एक पास्ट का एक ओल्ड मास्टर के बारे में, विंची के बारे में, वैन गॉग के बारे में, इन सब की थोड़ी थोड़ी कहानी, थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ कुछ चीज़ें उनको बता रहा हूँ, कोई टेक्निक बता रहा हूँ, तो इसको बेटा ऐसे, इसको ये बोलते हैं, पता है इसको ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे है, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। अरे सर कुछ बता रहे, मैडम कुछ बता रही है। वो जो चीज़ है उनको सबकॉन्शियसली एक संकेत देता है कि आर्ट की फील्ड में इतनी सारी चीज़ें, हमें कुछ नया ट्राई करने का उनका मन आना शुरू होता है। तो जब तक आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप बच्चों की बिहेवियर्स में चेंजेस फील नहीं कर पा रहे हो इन छोटी छोटी स्टोरीज के होने की वजह से, तब तक आप एक अच्छे आर्ट के टीचर नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आर्ट का टीचर जब आप बन रहे हो तो ऐसा बनो कि दुनिया आपको याद रखे, बोले कि मुझे इनसे सीखना है, मुझे इस पर्सन से सीखना, आपके नाम से जाने आपको कि मुझे इन मैडम से सीखना, इन सर से सीखना है। ओके, वो चीज़ होनी ज़रूरी है। अब क्या होता है, अब इसका मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी बताता हूँ। जब आप बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनका एजुकेशन डेवलप होता है, तो वो चीज़ें वो अपने इस क्लास में जाके बाकी बच्चों को भी समझाते हैं कि पता है ऐसे ऐसे हुआ था, हमारे सर ने बताया था, हमारी मैडम ने बताया था कि ना ये आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो चीज़ फैलती है। तो प्रोफेशनल लेवल पे भी आपकी एक तरीके से मार्केटिंग भी होती है, और सारे स्टूडेंट्स आपके बारे में जानते हैं कि ये सर तो बहुत डीपली सिखाते हैं, ये स्टोरी भी बताते हैं, स्टोरी के ऊपर आर्ट की स्टोरीज भी बताते हैं।
तो आर्ट सिखाने के साथ साथ आप आर्ट की स्टोरी भी बताते हो, आप आर्ट से एंटरटेन करते हो, ये सब भी समाज में फैलता है। तो प्रोफेशनली तो आपकी ग्रोथ होती है, आपकी क्लासेस ग्रो होते हैं और लोग आपसे सीखना चाहते हैं। प्लस जो बच्चे ऑलरेडी सीख रहे हैं उनका मानसिक विकास, उनकी डेवलपमेंट होती है। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, आपके बच्चों के डेवलपमेंट में ही आपकी डेवलपमेंट छुपी है एज एन आर्ट टीचर। ओके, सो हर वो चीज़ सीखो, हर वो चीज़ करो, हर वो पॉइंट्स के ऊपर काम करो जो आपके बच्चों को डेवलप करने में हेल्प करे। गॉट इट। एक और बेसिक पॉइंट जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सारे आर्ट टीचर्स, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि फॉलो नहीं करते। एक स्पेस प्रोवाइड करना बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चीज़ों को गलत करने के लिए, मिस्टेक्स करने के लिए एक रूम देना, एक स्पेस देना। ओके, जहाँ पे आप उनको अलाउ करते हो कि कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो रही हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं जितने भी मैंने बच्चों के साथ उनको क्लासेस दी हैं, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुतों बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर ड्राइंग बिना गलती के अच्छा बना ले रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं नेचुरली, तो बहुत सारे बच्चे जब बार बार मिटा मिटा के भी उसको अच्छा नहीं बना पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि हमने बार बार ट्राई किया सर, नहीं बन रहा है, नहीं होगा हमसे। वो फ्रस्ट्रेशन उनमें आ जाती है क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं करना है इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रांगली उसको मान रहे होते हैं कि गलती हो रही है, हमसे बहुत गलत हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज उनको ऐसे ही बना रहा है। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि तुम फेल हो गए मतलब तुम नालायक हो। ओके, तो आपको अपनी आर्ट क्लास का माहौल बदलना पड़ेगा। एज एन आर्ट टीचर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको किस तरीके से एनकरेज करते हो, ये समझाने के लिए कि इस चीज़ पे फोकस ना करना, कि उनका फोकस इस पे ना जाए कि मेरा नहीं बन रहा, मेरा गड़बड़ हो रहा है। कैसे आप उनको और सिंपल वे में सपोर्ट कर पाओ, कैसे सिंपल वे में चीज़ों को और समझा पाओ कि कोई भी चीज़ जो वो बना रहे उसको वो बना सके। कहीं कहीं पे आप चीज़ों को बार बार बना बना के दिखाओगे। ओके, एक चीज़ आपने बनाई, उसको नहीं समझ में आ रही तो और उसको सिंप्लीफाई करोगे, आप अपने तरफ से भी चीज़ों को और सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन उनको ये भी अलाउ करोगे कि कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। ओके, कई बार आप आर्ट टीचर के तौर पे खुद कुछ गलतियां करते हो। कई बार आप अपनी स्टोरीज बताते हो कि पता है जब मैं तुम्हारे एज का था, जब मैं 5-7 साल का था, 8 साल का था, जो भी उनकी एज है, तो ये रहा मेरा वर्क। आप अपने पुराने वक्त बच्चों को दिखा सकते हो कि ये रहा, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ मैं करता था। ओके, मैं जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ अच्छे वर्क्स, बहुत अच्छे वर्क्स बना रहे हैं, कुछ उनसे कम बना रहे हैं, तो जो कम बना रहे हैं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे सर ये हमसे गंदा बन रहा है, गंदा बन रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने वर्क को बाजू वाले से कंपेयर कर रहे होते हैं। इनका तो बहुत अच्छा बन रहा है, मेरा बन ही नहीं रहा है, मेरे कलर फैल जा रहे हैं, मेरा ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रेस में आ जाते हैं वो। तो उस केस में लाइट माहौल करके मैंने उनको अपना पुराना वक्त दिखाया कि ये देखो, देखो मैंने कितना गंदा बनाया था ना, तुम देख रहे हो, तुम्हारा तो कितना अच्छा बना है, मैं तो इतना गंदा बनाता। तो बच्चे एक हंसी खुशी का माहौल, सब हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, मजा आता था। ओके, तो किसी भी सिचुएशन को कैसे आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है कि माहौल अच्छा रहे, प्लस जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो मिस्टेक्स को बहुत स्ट्रिक्टली लेके चल रहे हैं कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपको कैसे उनके दिमाग से निकालनी है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा। लेकिन ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि उनको अलाउ करना है मिस्टेक्स करने के लिए। मिस्टेक्स सबसे होती है क्योंकि, तो मिस्टेक्स करने के लिए अलाउ करना है, मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है वो चीज़ें आपका काम है बताना, लेकिन मिस्टेक्स को बहुत सीरियसली ना लें, उस चीज़ को आप उनको कन्वे करेंगे। और एक्सप्लोर करने के लिए उनको अलाउ करना है। आपने कोई चीज़ मान लो उनको टास्क दिया, कुछ होमवर्क दिया, तो वहाँ पे कुछ होमवर्क आप ऐसा भी दे सकते हो कि ये आपका टॉपिक है, इसमें आपको कुछ अपने मन से सोच के बनाना है, बिना नेट से देखे, कहीं से देखे, आपको सोच के बनाना है। गड़बड़ बनाना है, बनाओ, कोई बात नहीं। मिस्टेक्स करना अलाउ किए थे तो एक्सप्लोर करते समय उनके दिमाग में ये नहीं आएगी कि गड़बड़ बनाएंगे तो सर डांटेंगे, मारेंगे। ओके, और जब आप अपनी क्लासेस रन कर रहे हो बच्चों की, तो वहाँ पे भी इस तरीके के टास्क दो जहाँ पे वो एक्सप्लोर करें या एक्सपेरिमेंट करें। आपने कुछ चीज़ उनको बता दी कि ये 4 कलर हैं। ओके, जैसे मैं एक और चीज़ करता था बच्चों के साथ, मैंने उनको कुछ बेसिक्स बता दिए कलर के साथ, कलर के कुछ बेसिक्स बता दिए कि ये रेड कलर को ऐसे मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, रेड के साथ अगर ब्लू मिक्स करते हैं तो वॉयलेट बनता है, ये सब बेसिक चीज़ें बता दी। अब उनको सबको एक गेम खिलाया कि चलो देखते हैं ये कलर कैसे बनता है, इसको मिला के देखो क्या बन रहा है बताना, इसको मिला के देखो क्या बन रहा है बताना। एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करने का मौका दो। ये बहुत ज़रूरी है एज एन आर्ट टीचर आपको समझना कि ये सारी चीज़ें बच्चों की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला पॉइंट है वो मेरे पिछले पॉइंट से हो सकता है आपको थोड़ा ऑपोजिट लगे। ये वाली मिस्टेक है डिसिप्लिन को मेंटेन न करने वाली बात।
डिसिप्लिन भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के साथ साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने बोला अरे बच्चे तो हैं, सब चलता है। ओके, ये चीज़ भी आपको मेंटेन करके रखनी है अगर आपको क्लासेस को बड़ा करना है और आप चाहते हो कि सब बच्चे आपके कंट्रोल में रहें। ओके, उनकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल नहीं करना है, उनको कंट्रोल करना है ताकि डिसिप्लिन में एक माहौल रहे। कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें उनको बता के रखनी है, बीच बीच में आप डांटोगे भी। कोई चीज़ अगर बाहर जाएगी अपने दायरे से तो उनको डांटना भी ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली बोलना भी ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट होकर समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन आपके माहौल में बनी रहे। ओके, कुछ एक्स्ट्रा कोई बच्चा, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे शांति से अपना वर्क कर रहे हैं, एक बच्चा ज़बरदस्ती चल रहा है, तो डिसिप्लिन उनको कैसे करना है, डांट के समझा के वो चीज़ करनी ज़रूरी है। बीच बीच में जो हमें स्कूल में मिलता था कि कान पकड़ के खड़ा करवा देना, ये एक्स्ट्रा टास्क दे देना, वो जो बेसिक से पनिशमेंट मिलते थे ना, यहाँ पे आप आर्ट क्लासेस में कर सकते हो। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, और डिसिप्लिन सिर्फ उनके बिहेवियर में नहीं, उनके टूल्स जो मटेरियल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे भी। जैसे कई बार क्या होता था, मान लो मैं बच्चों को वाटर कलर सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या होते थे, ब्रश को रगड़ रहे हैं, ब्रश को मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पेंट के अंदर घुसेड़ दे रहे हैं। मैं उनको थोड़ा डांटा, स्ट्रिक्टली बताया, उसके बाद समझाया कि ब्रश को क्यों नहीं इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ब्रश को खराब क्यों नहीं करना चाहिए, पेंट को बर्बाद क्यों नहीं करना है, ताकि वो अपने मटेरियल्स की भी रेस्पेक्ट करना सीखें। जो आर्ट की मटेरियल्स, जो पेपर, कागज, कुछ बच्चे थोड़े पगले से होते हैं, फाड़ रहे हैं पेपर को, अपने स्केचबुक के पेपर को फाड़ रहे हैं, उनको समझाना ज़रूरी है कि ये ड्राइंग पेपर है, ओके, ये अच्छा पेपर है, या इसमें ये है सरस्वती माँ है, जो भी जैसा भी बच्चे हैं, जिस तरीके से वो समझ पाएं। कुल मिला के डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, बच्चे आएंगे, आपको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, जो भी एक विश करने का रूल होना चाहिए। ऐसे बेसिक बेसिक नियम होने से क्या होता है, एक माहौल डिसिप्लिन्ड मैनर में रहता है। ओके, सप्लाई जो अपने आर्ट के मटेरियल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, उनको बताना है, उनको बीच बीच में कुछ बच्चों को थोड़ा सा पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है ताकि कोई एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ ना करे। वो सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि एक डिसिप्लिन्ड माहौल रहे और उन चीज़ों को आप कर सकें। इतना भी डिसिप्लिन्ड नहीं करना है कि सब कुछ बंद करवा दो, सब कुछ कंट्रोल करा दो। इतना भी खुलापन नहीं होना है कि सब कुछ भी कर रहा है, कोई तोड़ फोड़ रहा है, आप दिल में आपका दुख रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ी मिस्टेक जो आर्ट के टीचर करते हैं वो ये कि अपने फीडबैक को वो सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाते हैं। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि क्रिटिसाइज करना। फीडबैक का मतलब ये होता है कि चीज़ों को इस तरीके से समझाना कि सामने वाले को पता हो कि उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम फीडबैक का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बच्चा ड्राइंग नहीं कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ क्या कर रहा है ये, ठीक से कर, जो मैं बताया वैसे कर। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? उसको क्या समझ में आया? अरे सर आप बताए तो थे पर मुझे वही नहीं पता कि आप क्या बताए थे। वो मन में ऐसा सोचेगा। बोलना फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक का मतलब ये बताना कि तू जो गलत कर रहा है वो कहां से गलत है या किस तरीके से आपको उसको ठीक करना है। वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ओके, कि आपको समझ में आए, उस बच्चे को आप समझा सको कि आप जो गलत कर रहे हो वो कहां गलत हो रहा है और उसको सुधारना कैसे है। ओके, तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जो प्रक्रिया है वो आपके क्लासेस में होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहा है, उसको आप समझा रहे हो, बता रहे हो, तो उस फीडबैक में समझ में आना चाहिए कि उस बच्चे को चीज़ को ठीक करना कैसे है। बहुत सारे आर्ट के टीचर्स बस या तो बच्चों को खुश कर देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बहुत बुरा कर रहे हो, तूने बहुत बढ़िया किया, ये तूने बहुत बेकार किया। अरे बढ़िया किया तो क्या बढ़िया किया, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, एक सीनरी है, बच्चे ने कलरिंग किया, ड्राइंग किया, सब किया। मैंने बोला बहुत सुंदर बनाया हो, लेकिन ये जो पेड़ बनाया हो ना ये बहुत सबसे सुंदर लग रहा है। उस पेड़ का स्पेसिफिक उस बच्चे को याद रहने लगेगा कि मैंने इसको ऐसे किया था इसलिए ये पेड़ अच्छा बना था। तो वो वाला जो पेड़, देखो बहुत बार क्या होता है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से बताता हूँ। एक सीनरी बना है, पेड़ बना है, सब कुछ बना है, पेड़ ज्यादा सुंदर दिख रहा है, जबकि पेड़ में जिस तरीके से उस बच्चे ने कलरिंग की बाकी जगह भी वैसे ही कलरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसने बहुत जगह पे हड़बड़ा के या किसी भी कारणवश उसको नहीं किया, उतने पेशेंस के साथ नहीं किया। मैंने सब जगह को बोला कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पेड़ को जिस तरीके से आपने किया ना वो सबसे सुंदर दिख रहा है। ये पेड़ को तूने जिस तरीके से ब्लेंडिंग जो मैंने बताया था वैसे किया है, या इस टेक्निक को आपने फॉलो किया, वो अच्छा किया है। तो बच्चे को फील होता है यार पेड़ में
इसीलिए मेरा अच्छा हुआ क्योंकि पेड़ में मैंने बहुत टाइम दिया था। उस बच्चे को पता होता है कि पेड़ अच्छा क्यों बना। अगले बार से वो बाकी जगहों पे भी और ज्यादा पेशेंटली काम करता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये होता है एक सही से फीडबैक देने का तरीका। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलतियों को ही बताओ। फीडबैक का मतलब ये भी होता है कि आप अच्छी चीजों को भी बताओ कि वो अच्छी क्यों है। गलत है तो गलत क्यों है, उसको सुधारे कैसे, अच्छा है तो अच्छा क्यों है और उसको बाकी जगह पे इंप्लीमेंट करे कैसे। एक सही से फीडबैक देने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर आप आर्ट की टीचिंग लाइन में हैं या जाएंगे, फीडबैक अगर आप सही से नहीं दे रहे हो तो समझ जाओ कि आप जितना भी बच्चों को मोटिवेट कर लो, डांट लो, चिल्ला लो, लड़ लो, कुछ भी कर लो, वो बस फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, समय के साथ साथ इंप्रूव नहीं करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक, और प्रॉपर फीडबैक का सिस्टम आपकी क्लासेस में होना चाहिए। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम आर्ट के टीचर्स करते हैं वो ये कि बच्चे को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से न समझ पाना। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन आर्ट टीचर। मेरे पास जब मैंने क्लासेस शुरू की थी, एक बच्चे से शुरू की थी, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ। एक टाइम के बाद करीब करीब 40-50 बच्चों को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उससे ज्यादा मैं क्लासेस रन नहीं करता था। उस मोमेंट में मैंने एक बहुत डीपली, उस जर्नी में मैंने बहुत एक पॉइंट डीपली ऑब्जर्व किया कि हर बच्चा यूनिक होता है। कोई बच्चा डांटने से काम करता है, कोई बच्चा ज्यादा प्यार से काम करता है, कोई बच्चा किसी और को देख के ज्यादा अच्छा काम करता है, कोई बच्चा इसलिए ज्यादा अच्छा करता है क्योंकि पिछले बार आपने उनकी कुछ पॉइंट्स के लिए तारीफ कर दी थी, कोई बच्चा हर बार आर्टवर्क अच्छा बनाता है लेकिन एक बार कुछ गलत हो गया और आपने उनको थोड़ा सा भी बोल दिया कि अच्छा नहीं बना, तो उतना में ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। हर बच्चे का सोचने का तरीका, करने का तरीका, बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो आपको धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करते करते अपनी क्लासेस को ग्रो करना है कि आप उन बच्चों के स्पेसिफिक उन चीज़ों को बता सको। ओके, अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को आप दो बच्चे सेम गलती कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि दो बच्चे सेम गलती कर रहे हैं, एक बच्चे को आप बहुत डांट रहे हो, एक बच्चे को प्यार से बात कर रहे हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मुझे डांट रहे हैं सर, उनको तो कुछ नहीं बोला, ये चीज़ हो जाती है। तो आपको समझना है कि जब आप कुछ सिखा रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास 3-4 छोटी बच्चियां थी। ओके, मतलब बच्चे तो सारी थे लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, मतलब 6 साल 5 साल ऐसे उनका एज था उन बच्चियों का। तो उनमें से एक बच्ची तो बहुत शर्मिली सी, क्यूट सी थी, वो कहीं भी घुस जाती है, पलंग के नीचे चले जा रही है, इधर उधर भाग रही है। तो उसको मुझे अलग वे में समझाना पड़ता था, अलग वे में उनको सिखाता था मैं, अलग वे में उनको मैं चीज़ें बताता था। एक और बच्ची थी जो थोड़ी सी सीरियस टाइप की थी कि हाँ बैठी है, कुछ बोल दिया गुस्सा में तो मुंह फुला लेगी, कुछ प्यार से बोल दिया तो हाँ उतना ज़्यादा खुश भी नहीं होगी, हाँ अच्छा प्यार किया तो मेरा तो हक था प्यार। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो उस तरीके से आपको थोड़ा ढलना पड़ता है और एज एन आर्ट टीचर ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट टीचर हैं तो आप ऐसे आके कुर्सी में बैठ गए, हाँ बच्चों करो। ओके, वैसा नहीं होता है। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको एक एक बच्चे को अटेंशन देना पड़ेगा अगर आप स्पेशली इनिशियल लेवल पे हैं तो। ओके, एक लेवल पे, बड़े लेवल पहुंचने के बाद और टीचर्स हायर करना, वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी, वो चीज़ें फ्यूचर की चीज़ें हैं। लेकिन इनिशियली बिगिनिंग में जब आप ये कर रहे हो, बहुत सारे लोग इन मिस्टेक्स को करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी आर्ट क्लासेस ग्रो क्यों नहीं हो रही, हम तो इतने बच्चों को अच्छा से सिखाते थे, हम तो सब जो जो जानते थे सब बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे इंप्रूव नहीं कर रहे तो हमारी क्या गलती। अब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, नहीं सीख रहे तो हमारी क्या गलती। बच्चों के केस में, बड़ों के केस में चीज़ें अलग होती हैं, यहाँ स्पेसिफिकली बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों के केस में गलती आर्ट टीचर की ही होती है। ओके, नो डाउट बच्चे कुछ बदमाश होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, वो चीज़ें होती है, लेकिन जनरली ओके ऊपर से जो अगर एक बड़े लेवल पे बात किया जाए, 90% बच्चे, 10% को एक बार हटा भी दें तो 90% की ग्रोथ में आप ही का रोल होगा एज एन आर्ट टीचर। तो आपको इन सारे पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। बच्चों की इंडिविजुअलिटी, उनकी यूनिकनेस को आपको समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आपको एक गुड ऑब्जर्वर होना पड़ेगा उनके बिहेवियर को समझने के लिए, कौन बच्चा कैसे बिहेव करता है, किसको क्या टास्क देने से उसको किस वे में लेता है, उसको डेवलप करने के साथ साथ उनका क्या पर्सनालिटी है। कुछ बच्चे बहुत शांत होके चुपचाप से ड्रॉ कर रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ओके, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे उनसे बातें करनी है। कुछ बच्चे बहुत पट 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 बोल रहे होते हैं, तो उनसे कैसे बातें करनी है, उनके पट 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 को बुलवाते बुलवाते कैसे उनके आर्टवर्क्स को करवाना है ताकि वो उनका वर्क इंप्रूव भी हो, प्लस उनका थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन हो ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। सब कुछ बैलेंस करके आपको चलना है। ये सारी मिस्टेक्स
में से आप सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों पे मिस्टेक कर रहे हैं, आपको समझना है, जानना है, उसके बाद उन पे काम करना है। सो आई होप कि आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर इन टॉपिक्स पे, ऐसी चीज़ों पे अगर आप और लेसन चाहते हैं तो मेक श्योर कि जो नीचे फॉर्म दिया गया है, गूगल का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आर्ट के टीचर के तौर पे आप में से कितने लोग सीरियसली आगे चल के काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बेसिस में मैं और चीज़ें आप सब तक पहुंचा पाऊंगा। तो मेक श्योर उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि और अगर चीज़ें आगे चल के मैं लाता हूँ तो आप तक वो टाइमली पहुँच सके। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इन पॉइंट्स के माध्यम से आप अपनी आर्ट टीचिंग की जर्नी में और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मिलता हूं मैं आपको आने वाले लेसन में। थैंक यू सो मच। लव आर्ट, लिव आर्ट।